अच्छा सर, एक पास पेपर का सवाल देख लेते हैं जिसके जैसे हमने पहले किया था, जिसके मल्टीपल पार्ट्स थे, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा भाई, ये कह ये रहा है कि योर फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ हेल्सिंकी लिमिटेड आ लिस्टेड कंपनी। सर, जब भी मैं देखता हूँ ना लिस्टेड कंपनी, तो अब मेरे दिमाग में ऑनवर्ड्स क्या आना चाहिए? सर, मेरे पास 701 कैम आ सकता है, ऐसा ही है मेरे पास सर। इसके बाद सर, क्योंकि अब मैं सारी चीज़ें देख चुका हूँ, सर मेरे पास आ सकता है यहाँ पे 720। सर 720 क्या है? अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट जब जाती है तो उसके अंदर ये पार्ट होता है, पार्ट एंड पार्सल होता है। तो आपको याद होगा 720 में मैंने ये सिखाया है कि भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं करें जो कि रेकलेसली फर्निश की गई हो। सही है जी। आगे, फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019, सही है, ईयर एंड आ गया। Previous year audit was performed by another firm of chartered accountants who express an unmodified opinion। सर, जब भी मैं यहाँ बात करूँगा मेरे पास अदर मैटर पैरा आ जाएगा। अदर मैटर पैरा क्या सर? जिसमें हम बताते हैं कि प्रायर ईयर के एफएस की प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किए थे जिसका ऑडिट ओपिनियन अनमॉडिफाइड था, जिसकी डेट ये थी। ऐसा ही है, ये हम लिखते हैं। इसके बाद, इन अ रीसेंट मीटिंग विद द क्लाइंट इट हैज़ बीन एग्रीड दैट द रिपोर्ट विल बी साइन ऑन और बिफोर 20 दिसंबर 2019। यानी सर, हमारे पास अक्टूबर, नवंबर और 20 दिन है, यानी 2 महीना 20 दिन का टारगेट है हमारे पास ऑडिट कंप्लीट करने का। तो वो बोल रहा है कि भाई या तो 20 दिसंबर को हम रिपोर्ट देंगे या उससे पहले दे देंगे आपको, यानी सम वर्ड आप समझें कि भाई 2 महीने तो है ही है मेरे पास। अच्छा जी, ये याद रखिएगा, ये डेट क्यों, मैं कोई वजह है इसलिए मैं एम्फेसाइज करवा रहा हूँ। आगे, द मटीरियलिटी हैज़ बीन डिटरमाइंड एट ₹10 million। The audit team has brought the following significant matters to your notice on the completion of audit field work। यानी ऑडिट फील्ड वर्क कंप्लीट हो चुका है और अब आपके सामने कुछ इश्यूज लाए गए हैं जिस पे आपकी एक्सपर्ट की राय चाहिए होगी। ऐसा ही है, एक्सपर्ट है आप लोग। रिसीवेबल बैलेंस 6 मिलियन का रिलेटेड पार्टी से हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विच हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज इन दी एफएस। एचएल की मैनेजमेंट कह रही है कि भाई क्योंकि ये बैलेंस सिग्निफिकेंट नहीं है इसलिए हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, देयर इज नो नीड टू डिस्क्लोज अमाउंट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। भाई मुझे एक बात बताओ, तो फिर हमारे पास जो कंपनीज एक्ट का 4th शेड्यूल है, क्या ये उसकी नॉन कंप्लाइंस नहीं हो गई? भाई मिस स्टेटमेंट तो डिस्क्लोजर की भी होती है ना। तो इस केस के अंदर आपने सवाल लिखने का तरीका वही है कि रिसीवेबल बैलेंस ऑफ ₹6 million फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, ये मैंने सिचुएशन को बयान करना है, हैव नॉट बीन डिस्क्लोज इन द एफएस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एज पर आईएफआरएस एंड एज पर 4th शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ विच विल कॉन्स्टिट्यूट अ मिस स्टेटमेंट। आपने बताना है कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। आपने क्या करना है, बताना है कि मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन। पर इस केस में सीधी सीधी मिस स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि गलती क्या है। ऐसा ही है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा मेरा? सर, मेरा कोर्स ऑफ एक्शन इसमें ये होगा, आई विल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट कि भाई प्लीज़ इसको इंक्लूड करें। मैनेजमेंट नहीं मानती है तो आई विल रिक्वेस्ट दो चार विद गवर्नेंस, और वो भी नहीं मानते हैं तो फिर मैं आ जाऊँगा रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के ऊपर। आपको याद होना चाहिए, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के अंदर आप बताते हैं कि अगर आपको ये मसला क्योंकि देखो 6 मिलियन है और आपकी मटीरियलिटी है, तो खैर थिंक कि ये मटीरियल तो नहीं है भाई, ये लॉ की नॉन कंप्लाइंस है। आपके सामने है ना, 6 मिलियन है और ये 10 मिलियन है मटीरियलिटी। पर क्या ये क्वालिटेटिवली मटीरियल लगता है? क्योंकि आपके देखो, मैंने क्या कहा था आपको कि भाई अगर एक मसला लॉ की नॉन कंप्लाइंस है तो मटीरियलिटी आपको क्वालिटेटिवली भी देखनी होती है। ऐसा ही है, अमाउंट वाइज तो आपको लग रहा है कि सही है भाई मेरी मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड के अंदर, भाई क्योंकि ये लॉ की नॉन कंप्लाइंस है, लॉ की नॉन कंप्लायंस है तो इसलिए ये मिस स्टेटमेंट तो है और मटेरियल भी कंसिडर की जाएगी। बट आप जरा मेरी बात को समझें, हम ये लिखेंगे इसके अंदर एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन आर ओपिनियन। सही है जी, फिर हम ओपिनियन देते हैं। सही है कि भाई दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस या एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में मैं बताता हूं कि असल में हुआ क्या था।
हम यहाँ से शुरू करते हैं। और फिर मैंने ये भी सिखाया था कि अगर नॉन डिस्क्लोजर है तो आपको अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो आप वो डिस्क्लोजर्स भी डाल देते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यानी ऐसा नहीं कि इतने लेंथी डिस्क्लोजर है तो यू विल कंसिडर गिविंग द डिस्क्लोजर जो कि ओमिट किए गए, ऐसा ही है। आए देखते हैं इसने क्या लिखा। Irrespective of the amount of related party balances, fourth schedule of the Companies Act required to disclose all balances with the related parties. Not disclosing the related party would be a non-compliance of Companies Act and will be a material misstatement. Since the non-disclosure would lead to a material misstatement of the FS, we shall discuss the non-disclosure with dosha with governance. ऐसा ही है आगे। If the disagreement persists, we shall qualify our audit report, describe in basis for qualified opinion section the nature of the omitted information unless prohibited by law or regulation. Include the other omitted and included the omitted disclosures provided it is practicable to do so, provided we are able to obtain sufficient appropriate audit evidence about the omitted information. यानी omitted information के लिए अगर मुझे सही सबूत मिल गया है कि भाई यही परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि जानी चाहिए थी, तो अगर मेरे लिए प्रैक्टिकेबल है और मुझे लॉ इजाज़त देता है तो मैं उसको डिस्क्लोज कर लूँगा। बात क्लियर जी। तो ये एक मासूम सा सवाल था आपके लिए, सही है जी, जो भी लेटेस्ट अटैम्प्ट का है। तो आपने प्रैक्टिस भी साथ साथ चलानी है, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई इट यू आर गोइंग टू फेल। क्लियर है जी, जज़ाकल्लाह।